हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आज हम लोग इसका लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं इस चैप्टर को, और इस चैप्टर को द एंड करते हैं। मैं एकदम लास्ट में आपको लेके चल रही हूँ जहाँ से मुझे आज पढ़ाना है। हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसमें हमने नॉर्मली सब पढ़ लिया कि क्या उसके गोल्स हैं, कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1990 में स्टार्ट हुआ था, 13 साल तक चला था। ठीक, और इसमें जो मेन बोल सकते हैं कि जिनका ज़्यादा रोल था, जैसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी थे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। बाद में जो मेजर पार्टनर कौन बने, इसके अलावा वेलकम ट्रस्ट यूके, और इसके अलावा कंट्रीज भी आई, जापान, फ्रांस। ठीक है, इसके अलावा चाइना और अदर भी कंट्रीज आई। तो आज हम लोग इसको आगे देखते हैं कि इनकी मेथोलॉजी क्या है, किस तरीके से इस पर काम किया गया। द मेथड इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोच। ठीक है, इनमें मेथड्स कैसे यूज़ किए गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। इनका काम यही था कि डीएनए में किस तरीके की जीन प्रेजेंट है, कैसे उनका सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब उसमें मेथोलॉजी क्या है, कैसे वो पता किए सीक्वेंस का। ठीक है, आगे देखते हैं। दो अप्रोच है। वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाई ऑल द जीन दैट एक्सप्रेस्ड एज आरएनए रिफर्स टू एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जिसे बोलते हैं ईएसटीएस। पहला मेथड क्या है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ईएसटीएस। इसमें क्या होता है कि जितनी भी जीन आइडेंटिफाई की गई कहाँ पे, जो ह्यूमन का डीएनए था उस पर, ठीक है, वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस की गई, आरएनए के फॉर्म में, मतलब कि आरएनए को निकाला गया यहाँ से। अब देखते हैं द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ द जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग and non-coding sequence and later assign the different region in the sequence with function as termed to as the sequence annotation। पहला था ESTS, इसमें वो वाले जीन प्रेजेंट थे जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे किस फॉर्म में, आरएनए। आरएनए जब बन रहा था इसका मतलब एक आगे चल के कोडिंग करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, मीन्स ये कोडिंग वाले हैं। इसके अलावा एक दूसरा बोल सकते हैं जो सीक्वेंस एनोटेशन है, इसमें है कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि प्रोटीन बना रहा है नहीं बना रहा है, इसमें कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों हैं और डिफरेंट डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट है, कहाँ, डीएनए पे। अब इनका फंक्शन क्या होगा उसको बाद में दिखाया गया है। आगे चलते हैं। For sequencing the total DNA from a cell isolated and convert into the random fragment of relatively small size. Recall the DNA is a very long polymer and there are the technical limitation in sequencing a very long piece of DNA and clone in a suitable host using a specialized vector। देखिए इसमें क्या होगा, डीएनए को आइसोलेट किया गया। ये मान लीजिए सेल है ह्यूमन का, इसमें से डीएनए निकाल लिया गया। अब डीएनए निकाला गया, इसके बाद उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स किए गए। किसकी हेल्प से फ्रैगमेंट्स किए गए, हमने पहले ही पढ़ लिया है बायोटेक्नोलॉजी। ये होंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से छोटे छोटे फ्रैगमेंट कर लिए गए। फिर इन फ्रैगमेंट को क्या किया गया, किसी, हम बोल सकते हैं ना कि ये बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो रहा है, इनको फिर किसी होस्ट के अंदर डाला गया। तो उसके लिए भी हमें एक स्पेशलाइज्ड वेक्टर की जरूरत होगी। अगर हमने अपना बाहर से जो हमारा डीएनए है, मीन्स ये ह्यूमन पे काम हो रहा है, तो जो ह्यूमन का डीएनए है उसको आइसोलेट कर लिया गया सेल से, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, छोटे छोटे फ्रैगमेंट कर लिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ, फिर उसको बाहर निकाल लिया गया फ्रैगमेंट को। जो छोटा होगा, जो बहुत फास्ट मूव कर रहा होगा एग्रोस जेल में, उसको सेलेक्ट कर लिया गया। अब जो फ्रैगमेंटेड बोल सकते हैं डीएनए है, इसको किसी स्पेशलाइज्ड वेक्टर के साथ जोड़ दिया गया, मीन्स ये रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया गया इसको। अब ये स्पेशलाइज्ड वेक्टर को फिर किसी होस्ट के बॉडी में डाल दिया गया, मतलब कि यहाँ पे क्या कराया गया, ट्रांसफॉर्मेशन कराया गया, किसका, रिकम्बिनेंट डीएनए का, किसके अंदर, होस्ट के बॉडी के अंदर। अब आगे जितनी बार वो क्लोनिंग करेगा होस्ट की बॉडी, उतनी बार क्या होगा, जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है वो बनेगा। हम आगे देखते हैं। द क्लोनिंग रिजल्ट इनटू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट सो दैट इज सब्सिक्वेंटली कुड सीक्वेंस विद एल्स। जो क्लोनिंग हुआ, क्लोनिंग कहाँ होगा, होस्ट की बॉडी में होगा, अंदर होगा उसके, क्योंकि हमने अपना रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया और वेक्टर की हेल्प से हमने मान लीजिए बैक्टीरिया ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो बैक्टीरिया जितनी बार अपने आप को डिवाइड करेगी उतनी बार हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो भी डिवाइड होगा। फिर हम क्या करेंगे, जो क्लोनिंग के बाद जो भी हमारा पीस डीएनए का रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको निकाल के फिर हम क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे उस पर। ठीक है, आगे देखते हैं। द कॉमनली यूज्ड होस्ट, हम जो ये टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, मीन्स बायोटेक्नोलॉजी का जो पार्ट ये कर रहे हैं, इसमें हम होस्ट को किसको लेंगे, होस्ट में कौन रहेगा, बैक्टीरिया एंड ईस्ट, याद रहना चाहिए। एंड द वेक्टर वेयर द बैक एंड एग, बैक का फुल फॉर्म क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये वेक्टर है। एंड ये कौन है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। मतलब कि हम इस मेथड में डीएनए को निकाल रहे हैं, ह्यूमन की बॉडी से आइसोलेट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में छोटे छोटे फ्रैगमेंट कट करा रहे हैं, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के उसमें से हम क्या कर रहे हैं, उस एग्रो जेल से छोटा वाला जो सबसे फास्ट चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, उसको निकाल रहे हैं उस फ्रैगमेंट को। फिर जो स्पेशलाइज्ड वेक्टर है, वेक्टर किसको लेंगे, या तो बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को वेक्टर लेंगे, फिर इससे जोड़ देंगे। ठीक है, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया।
फिर हम इसको किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, होस्ट की बॉडी को। होस्ट की बॉडी कौन है यहाँ पे, बैक्टीरिया और ईस्ट है। फिर आगे क्लोनिंग होगा, क्लोनिंग के बाद निकाल के फिर उस पर एम्प्लीफिकेशन कर देंगे। आगे चलते हैं। The fragment bear sequence using auto-mediated DNA sequencer that work on the principle of the method developed by Frederick Sanger। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डीएनए है, डीएनए को आइसोलेट किया, चाहे कोडिंग वाला हो चाहे नॉन कोडिंग वाला हो, ठीक है। ये सीक्वेंस वाला काम कर रहे हैं, मीन्स बोल सकते हैं कि सीक्वेंस एनोटेशन वाला काम कर रहे हैं। ये वाला जो मेथड है ना, ये कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर कर रहे हैं। इन्होंने वो डीएनए निकाला, आइसोलेट कर लिया ह्यूमन की बॉडी से, फिर चाहे कोडिंग हो नॉन कोडिंग हो उसको देखा। इसके अलावा देखिए इनके बारे में क्या हो, एक और अच्छी बात है कि इन्होंने एक और चीज़ डिस्कवर की। देखिए, रिमेंबर सिंगर ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन। इसके अलावा ये जो डीएनए निकाले थे, कोडिंग और नॉन कोडिंग था, इन्होंने उसको रेट किया, मतलब उसके सीक्वेंस बताए। किस पे बताए, डीएनए पे बताए। मैं जो बार बार ये कह रही हूँ सीक्वेंस एनोटेशन, इसमें क्या होता है कि जो डीएनए है ना, वो तो हम जानते हैं 2.2 मीटर है, एक टिपिकल यूकेरियोट्स की बात करते हैं। उस पर ढेर सारे जीन प्रेजेंट होंगे जो कोडिंग भी करेंगे, नॉन कोडिंग। कोडिंग किसका करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रोटीन नहीं बनाएंगे। सारा डीएनए तो हम बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, आरएनए नहीं बनाएगा, और आरएनए अगर बन भी गया तो सब थोड़ी ना आगे चल के कोडिंग करेंगे जीन का, मतलब कि प्रोटीन्स बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा डीएनए निकाला, यहाँ पे देखा यहाँ पे कुछ ऐसे सीक्वेंस है जो कोडिंग करेंगे प्रोटीन का, यहाँ पे कुछ ऐसे सीक्वेंस प्रेजेंट जो कोडिंग नहीं कर रहे हैं, फिर कहीं प्रेजेंट है कहीं नहीं प्रेजेंट है। मतलब कि जो सीक्वेंस एनोटेशन है, इसमें इन्होंने बताया कि जो कोडिंग नॉन कोडिंग डीएनए का सीक्वेंस बताया कि किस तरीके से डीएनए में प्रेजेंट है। दूसरा इन्होंने ये बताया कि कौन सा अमीनो एसिड कौन सी प्रोटीन बनाएगा, मतलब वो सीक्वेंस से बता दिया कि अमीनो एसिड ही प्रोटीन बनाते हैं, कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। These sequence were then arranged based on the some overlapping region present in them। ये जो सीक्वेंस है ना, ये बहुत ओवरलैपिंग, मतलब हम बोल सकते हैं कि बीच बीच में प्रेजेंट है। यहाँ पे मान लीजिए कोडिंग कर रहा है तो ये नॉन कोडिंग आ रहा है, फिर कोडिंग का आ रहा है नॉन कोडिंग। मतलब डीएनए तो इतना बड़ा है, उसमें कहीं सीक्वेंस कोडिंग वाले प्रेजेंट है, कहीं नॉन कोडिंग वाले, मतलब कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे, कुछ जीन जो है प्रोटीन नहीं बनाएंगे, तो ओवरलैपिंग करेगा इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देखिए। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंटेड फॉर द सीक्वेंस। मतलब कि जब एक डीएनए है, यहाँ पे कोडिंग वाले प्रेजेंट है, कोडिंग सीक्वेंस जो प्रोटीन बनाएंगे, नॉन कोडिंग है, फिर कोडिंग मतलब बीच बीच में प्रेजेंट है। इसमें भी दिक्कत है कि हम उसमें से कैसे निकाले। तो यहाँ पे क्या फ्रेगमेंटेशन क्यों कराया जा रहा है डीएनए का, इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि उस पर स्टडी करना, देखना है कि कौन कोडिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे बाद में कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट है उसको क्या करेंगे, कट करा देंगे। हमें कोडिंग वाले से मतलब है कि कौन प्रोटीन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, उसके बारे में बाद में वो देखेंगे। तो क्या करा देंगे, फ्रैगमेंट्स में करा देंगे उसको। आगे देखते हैं। अलाइनमेंट ऑफ दी सीक्वेंस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ये सारी जो सीक्वेंस इतना ज़्यादा है ना, इंसान अकेले नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने सारा बेस पेयर है ह्यूमन पे। अगर हम बात करें हैप्लॉइड की, तो हैप्लॉइड में कितने हैं, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा बेस पेयर है, तो ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है ये करना। अब आगे देखते हैं। देयरफॉर स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वेयर डेवलप। इसीलिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से जो डीएनए का जो सीक्वेंस है, जिसमें कोडिंग नॉन कोडिंग इस तरीके से जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसमें से क्या कर सके हम, कोडिंग वाले से देख सके कैसे प्रोटीन बन रहा है, जो नॉन कोडिंग है उनका क्या काम है, हम इससे कंप्यूटर की हेल्प से देखेंगे। अब These sequence were subsequently annotated and were assigned to each chromosome। ये जो सीक्वेंस है कोडिंग नॉन कोडिंग, ये हर क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही क्रोमोसोम की बात करें, सारी क्रोमोसोम में प्रेजेंट है ऐसा सीक्वेंस, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 was completely only in May 2006। This was the last of the 24 human chromosome of 22 autosome and X and Y to be सीक्वेंस, ठीक है। हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में 46 होते हैं, मिस हम बोल सकते हैं 22 पेयर जो होंगे वो होंगे ऑटोसोम होंगे, 1 पेयर जो होते हैं एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन जो सबसे पहला वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 1, इसको सबसे लास्ट में पूरा इसके बारे में सीक्वेंसिंग सब कुछ इसके लास्ट में किया गया। ये सबसे लास्ट में इसके बारे में पूरी सीक्वेंस इसको आइडेंटिफाई किया गया, कब, मई 2006 में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो क्रोमोसोम 1 है उसके बारे में पूरा कंप्लीटली जो सीक्वेंसिंग हुई कब हुई, मई 2006 में हुई, ठीक है। बाकी सबका हो गया था। अब आगे चलते हैं। Another challenging task was assign the genetic and the physical map on the genome। अब तो हम लोग जब सीक्वेंस जान गए किस तरीके से जीन प्रेजेंट है कहाँ पे, डीएनए पे, तो अब इसमें ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग जेनेटिक मैप या फिर बोल सकते हैं फिजिकल मैप कि मतलब दो सीक्वेंस के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ये भी एक चैलेंजिंग टास्क था उस टाइम के लिए कि कैसे हम जाने कि जो दो जीन एक दूसरे के पास है या दूर हैं उसको हम किस तरीके से मेजर करें, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फिजिकल मैप या फिर बोल सकते हैं जेनेटिक मैप, उसमें हम उसको मेजर करते हैं।
This was generated using information of polymorphism of the restriction endonucleotide and some repetitive DNA sequence is microsatellite. One of the application of the polymorphism in the repetitive DNA sequence shall explain in the next session of the DNA fingerprinting. मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे ढेर सारे, ठीक है। ये किस तरीके से जनरेट किया गया, जो डीएनए है उस पर कुछ ऐसे सीक्वेंस होंगे नाइट्रोजन बेस के जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए। जैसे इसका एग्जांपल है माइक्रोसैटेलाइट, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनी सैटेलाइट, दूसरा होता है माइक्रोसैटेलाइट। जो मिनी सैटेलाइट होता है ना, उस पर क्या होता है, VNTR देखने को मिलता है, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीटेड, ठीक है, जो बार बार रिपीट होंगे। लेकिन जो माइक्रो सैटेलाइट है यहाँ पे STR देखने को मिलता है, जिसमें शॉर्ट टेंडम रिपीटेड, यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा रिपीट होता है। तो ये सब क्या है, हम देख सकते हैं कि जो डीएनए है कुछ उस पर नाइट्रोजन बेस ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट करेंगे, हम उसे रिपीटेटिव डीएनए बोलेंगे अभी आगे। और इसका एग्जांपल है माइक्रो सैटेलाइट, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिसमें क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहे, बट वो कोडिंग कर रहे हैं, किसका, प्रोटीन्स बना रहे हैं, या वो ऐसे जीन प्रेजेंट है जो आगे प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन जो रिपीट कर रहे हैं ना, इनका कोई काम नहीं, ये जंक है, मतलब ये प्रोटीन वगैरह में बनाने में कोई हेल्प नहीं करेंगे, कोडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा गया है, द सेलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम। अब देखिए क्या क्या है, कुछ आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये जो भी है फैक्ट है। सम ऑफ द सेलेंट ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर एज फॉलो। देखिए पहला क्या है, द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर। जो ह्यूमन जीनोम है उस पर कितने मिलियन बेस पेयर प्रेजेंट है, इतने, ठीक है, 3164.7। अब आगे देखते हैं, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस। जो एवरेज जीन होगा, एक जीन होगा उसमें 3000 बेसेस होंगे, बेस पेयर नहीं, बेसेस का मतलब होगा एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये एक एक करके। तो अगर हम किसी जीन की बात करेंगे तो उसमें लगभग 3000 बेसेस प्रेजेंट होंगे, बट साइज जो होंगी वेरी होंगी, कोई जीन बहुत छोटी होगी कोई बड़ी होगी, तो उनकी साइज वेरी करेगी, लेकिन उनमें लगभग हम बोल सकते हैं 3000 बेसेस प्रेजेंट होंगे। विथ द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन बीइंग, अगर हम ह्यूमन की जीन की बात करें, जो सबसे उसका लार्जेस्ट जीन है उसका नाम क्या है, देखिए बीइंग डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसेस। जो सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन का जो जीन है उसका नाम क्या है, डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 मिलियन बेसेस प्रेजेंट है, मतलब इतनी ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड क्या है, द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट दैट 80,000 to 1,40,000 जीन, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स एस्टिमेट किए गए हैं कहाँ से, ह्यूमन से, उसमें कितने हैं, 30,000 है। जैसा कि पहले माना जाता था, एस्टिमेट कर रहे थे लगभग 80,000 से 1,40,000 तक होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। जब पूरा अच्छे से हो गया सिक्वेंसिंग तब बाद में पता चला कि 30,000 है। Almost all 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल द पीपल। मतलब कि जो डीएनए है उस पर जितनी भी बेस प्रेजेंट है, मतलब नाइट्रोजनस बेस जितनी प्रेजेंट है, कितने सब में सिमिलर है, 99.9। मतलब दुनिया में जितने इंसान घूम रहे हैं सबके अगर डीएनए को निकाला जाए तो 99.9 क्या है, सबका सिमिलर दिखेगा। मीन्स 0.1% का ही डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से क्या है, डिफरेंस दिखता है, ठीक है। शक्ल अलग है, हाइट अलग है, सब कुछ अलग है, सिर्फ 0.1% की वजह से, इतनी डिफरेंस की वजह से, ठीक है। फोर्थ दिया है, द फंक्शन ऑफ अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर जीन, ठीक है। जितना डिस्कवर किया गया है जीन को, उसमें से लगभग 50% से ज़्यादा अभी जो जीन है उनके बारे में, उनके फंक्शन के बारे में नहीं जाना गया है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर द प्रोटीन। जो अभी हम लोग कोडिंग नॉन कोडिंग पढ़ रहे थे, यहाँ पे ये वाला देखिए, जिसमें कौन है, सीक्वेंस एनोटेशन में जो सेंगर ने बताया कि कोडिंग नॉन कोडिंग डीएनए प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 2% से भी कम कोडिंग वाले प्रेजेंट होते हैं। लगभग हम बोल सकते हैं 98% कैसे होते हैं, नॉन कोडिंग प्रेजेंट होते हैं। मीन्स कोडिंग का मतलब ऐसे जीन होंगे जो प्रोटीन्स बनाएंगे, और जो नॉन कोडिंग होंगे हम उसको बोल सकते हैं जंक, ठीक है, बेकार है। बेकार नहीं है मतलब वो प्रोटीन नहीं बना रहे, उनका कुछ और भी काम है। अब आगे देखते हैं, रिपीटेटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। जो रिपीटेटेड सीक्वेंस है, मतलब कि यहाँ पे लेस देन 2% क्या बना रहे हैं, ऐसे जीन है जो प्रोटीन बना रहे हैं, मीन्स कोडिंग वाले हैं। और रिपीटेटेड सीक्वेंस जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, वो सीक्वेंस जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, कहाँ पे, ह्यूमन के डीएनए में, ठीक है। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ द डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेटेड मेनी टाइम्स, सम टाइम 100 to 1000 टाइम। जो रिपीटेटेड सीक्वेंस है, मान लीजिए मैं एक बना रही हूँ, एडनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इस तरीके से रिपीट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे फिर एडनिन हो गया, फिर थाइमिन, यहाँ पे मैं 4 का बेसिस ले रही हूँ,
फिर यहाँ पे साइटोसिन, इस तरीके से ऐसे फिर मैं एक बना रही हूँ, ढेर सारा मैं ऐसे कॉपी कर लूँ 100 to 1000 टाइम। तो इसका मतलब जो रिपीटेटेड सीक्वेंस है डीएनए में, अगर हम एक सेल में देखें चाहे उसके पूरे और सेल में देखें, यही जो रिपीटेटेड सीक्वेंस है यही बार बार रिपीट कर रहे हैं। जितनी बार 100 से 1000 टाइम बार ये रिपीट करते हैं, ठीक है। और ये वेरी भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर एक इंसान में 100 to 200 बार कर रहा है तो किसी में 4 to 10 बार भी कर सकता है रिपीटेटेड, मतलब सब में अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सब में सेम हो। दे आर थॉट टू बी हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। किसकी बात किया गया है? जो रिपीटेटेड सीक्वेंस जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो नाइट्रोजन बेस है जो बार बार अपने आप को रिपीट करें, उनका कोई योगदान नहीं है किसमें, कोडिंग करने में। उनके पास ऐसी कोई जीन नहीं है जो प्रोटीन बनाए, ठीक है। बट अब उनकी खास बात देखिए, कितनी इनकी बेइज्जती हो गई। अब इनकी अच्छाइयाँ भी देख लेते हैं कि जो रिपीटेटेड सीक्वेंस है, अब इनके बारे में एक अच्छी बात क्या है, दे शेड लाइट ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक एंड इवोल्यूशन। रिपीटेटेड सीक्वेंस क्या होंगी? पहली चीज़ कि मान लीजिए ये पूरा डीएनए है, सपोज करिए 100%, जिसमें से 2% से भी कम क्या होंगे, कोडिंग वाले होंगे, जिनका काम क्या है, प्रोटीन बनाना, ठीक है। ऐसे जीन होंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। लेकिन लगभग 98% ऐसे होंगे जो अपने आप को रिपीट करेंगे, ऐसे सीक्वेंस रिपीटेटेड, ये इनका कोई काम नहीं है प्रोटीन बनाने का, बट ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं डीएनए को। इसके अलावा जब म्यूटेशन होता है या बोल सकते हैं इवोल्यूशन होता है, उसमें भी इनका योगदान होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रोमोसोम, इसको तो याद करना पड़ेगा। देखिए क्रोमोसोम 1 जो फर्स्ट है, जो सबसे लास्ट में, जिसकी सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में हुई थी, कब? मई 2006 में। उसके बारे में देखिए, उसके पास सबसे ज़्यादा जीन है, कितना है? 2968 जीन है, 2968 जीन है। एंड द वाई हैज़ द फ्यूएस्ट 231। जो वाई जीन है सबसे छोटा भी है, इसके बाद इसके पास जीन भी कम है, ठीक है। तो इसके पास कितना है, ये जो क्रोमोसोम है वाई, इसके पास कितने जीन है? 231। तो याद रहना चाहिए, जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, सबसे लास्ट में इसकी सीक्वेंसिंग हुई मई 2006 में, और इसमें सबसे ज़्यादा जीन प्रेजेंट है 2968, ठीक है। और जो वाई क्रोमोसोम है, इसमें हम बोल सकते हैं ये सबसे छोटा वाला क्रोमोसोम है। हम जानते हैं मेल में ही होगा वाई वाला, फीमेल में तो होगा नहीं। और इसके पास बहुत कम जीन प्रेजेंट है, मीन्स 231 ही प्रेजेंट है। आगे देखते हैं। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर द सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस। इसको हम बोलते हैं स्नैप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, प्रोनाउंस स्नैप्स अकर इन द ह्यूमन। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि जो ह्यूमन का डीएनए है या जीनोम है, उस पर 1.4 मिलियन लोकेशन है, मतलब कि इतनी जगह पे ये बोल सकते हैं कि सिंगल डीएनए डिफरेंस आएगा। मान लीजिए मैं एक सीक्वेंस बना रही हूँ, 3 इंसान का मैं ले रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए ए है, बी इंसान है, सी, ठीक, ATC G ATC ATC ATC, यहाँ पे ATC। देखिए ये सारी चीज़ें सेम है, इधर सब सेम है, बस एक एक बेस पेयर के क्या है, डिफरेंस है। मतलब इसी को बोलेंगे स्नैप्स। अगर आप डिफरेंट इंडिविजुअल में देखेंगे कि बहुत सारा जो बोल सकते हैं नाइट्रोजन बेस क्या है, सेम है, बस केवल एक, अगर एक बेस पेयर डिफरेंट प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्नैप में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसकी वजह से चेंज हो जा रहा है, ठीक है। एक सिंगल जीन की वजह से क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रखा है, उसमें बीमारी होती है सिकल सेल अनीमिया। वहाँ पे क्या था, पॉइंट म्यूटेशन था, मतलब एक सिंगल जीन की वजह से क्या हो रहा था कि जो आरबीसी का शेप है बाई कॉनकेव से वो किस में बदल जा रहा था, सिकल लाइक शेप में। और जो बीटा हीमोग्लोबिन था वो सही से सिंथेसिस नहीं कर पा रहा था, उसके 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जा रहा था, मिस सिंगल जीन की वजह से। तो ऐसे ही क्या होता है, जो स्नैप्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ढेर सारे सीक्वेंस, किसी भी इंसान का ले लीजिए, डीएनए का देख लीजिए, अगर एक बेस पेयर पे क्या है, डिफरेंस देखने को मिला, सब मिल रहा है, लेकिन एक एक बेस पेयर क्या हो रहा है, सब में डिफरेंस देखने को मिला, तो उसी को बोलते हैं स्नैप, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और ऐसा आइडेंटिफाई किया है साइंटिस्ट ने कि 1.4 मिलियन जगह होता है। मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी सेल है, अगर उनका डीएनए में देखा जाए तो 1.4 मिलियन जगह उसकी लोकेशन है कि वहाँ होता है। अब आगे देखते हैं दिस इन्फॉर्मेशन। और ये भी खास बात है कि जो स्नैप्स है ये कोडिंग भी रहेंगे, नॉन कोडिंग में भी प्रेजेंट रहेंगे। इनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोडिंग वाले में ही प्रेजेंट रहे, नहीं, कोडिंग हो जीन वहाँ प्रेजेंट हो या नहीं हो, या फिर नॉन कोडिंग हो, वहाँ ये हर जगह रहेंगे, ठीक है। This information promises to revolutionize the process to finding the chromosome location for the disease-associated sequence and tracing the human history। कि जो बोल सकते हैं स्नैप है, जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, इसके तहत हम जान सकते हैं कि अगर एक जीन या एक बेस पेयर की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, जिसको हो सकता है कि क्या होता है कि अगर हम लोग अपना मतलब
चेकअप कराने जाते हैं नॉर्मली, अगर हमारा अपना जीनोम दे दिया चेक करने के लिए, अगर उन्होंने देख लिया कि स्नैप्स वाली कंडीशन आ रही, मतलब सब कुछ सेम आ रहा, बीच में नाइट्रोजन बेस क्या है डिफरेंट है, तो वो हमको पहले ही बता देंगे कि ये बीमारी हो सकती है। ज़्यादा करके अगर जिसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है तो उसको कैंसर या बोल सकते हैं उसको बहुत सारे बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम उस बीमारी से पहले ही उसको क्या करेंगे, रूबरू करा देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसके अगेंस्ट हम क्या कर देंगे, पहले से सब कुछ बता देंगे, ठीक है, कि वो बीमारी ना हो पाए। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो स्नैप से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि अगर एक सिंगल जीन क्या है उस इंडिविजुअल में क्या है डिफरेंट प्रेजेंट है, मतलब सब कुछ रिपीट कर रहा है सही है, बस एक सिंगल जीन क्या है डिफरेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसको चांसेस है फ्यूचर में कोई बीमारी हो सकती है, उसे कोई डिसीज हो सकता है, तो उसको पहले से ही क्या हो जाएगा, उसके वो सीक्वेंस को पहले से ट्रेस कर लिया जाएगा, फिर इंसान को उसके अगेंस्ट सारी चीज़ें बता दी जाएगी। आगे देखते हैं एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजिंग। अब एप्लीकेशन किसके हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ, उनके एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या फ्यूचर में चैलेंज होने वाला उसके अगेंस्ट। डिराइविंग द मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। जब पूरी तरीके से डीएनए का सीक्वेंसिंग कर लिया गया, कौन कोडिंग है, कौन कोडिंग जीन है, कौन नहीं है, किस तरीके से कौन प्रोटीन बनाता है, कौन रिपीट करता है, मिस सारी चीज़ें जब देख ली गई तो हमें बाद में पता चला कि बायोलॉजिकल सिस्टम किस तरीके से डिफरेंस कैसे एक लोग दूसरे से क्यों इतना डिफरेंट है, सब कुछ इसी से पता चला। This enormous tasks will require the expertise and creativity of the 10,000 of the scientists from the verified discipline in both the public and private sector worldwide। ये जो काम है ना, ये बहुत बोल सकते हैं बहुत क्रिएटिविटी और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट वाले लोग ही कर सकते हैं, बोल सकते हैं हज़ारों साइंटिस्ट में 10 साइंटिस्ट इस काम को कर सकते हैं। और इसमें भी क्या है कि पब्लिक सेक्टर में कोई और काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में और काम कर रहा है, वर्ल्ड में, ठीक है। One of the greatest impact of the having the HG sequence will be enabling a radially new approach to the biological research। जिस तरीके से जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये इस तरीके से हमको पता चल गया, जब सारी जीन हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, किस तरीके से उनका सीक्वेंस है कहाँ डीएनए पे, तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम बायोलॉजिकली हम उसमें रिसर्च कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी किसी को हो रही है, मान लीजिए किसी फैमिली को सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, उसके बच्चे में होने में चांसेस है, तो क्या किया जाएगा, पहले से ही क्या कर दिया जाएगा, उसमें थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा उसके जीन में, ताकि उसके बच्चे को ना हो। तो ये बोल सकते हैं कि जीन को सीक्वेंसिंग सब कुछ आइडेंटिफाई सब कुछ जानने के बाद क्या हो सकता है कि इसमें बायोलॉजिकल रिसर्च किया जा सकता है। इन द पास्ट रिसर्चर स्टडी वन और फ्यू जीन एट द टाइम। जो पास्ट की बात करते हैं, रिसर्चर ने स्टडी किया कि कुछ एक या फ्यू जीन के ऊपर, देखिए, with whole genome sequence and new high throughput technology, we can approach questions systematically and on a much broader scale। ठीक है, इस तरीके से अगर सीक्वेंसिंग हमको पता चल जाएगी पूरी तरीके से, कैसे डीएनए में कौन कौन से जीन प्रेजेंट है, कितने कितने दूर प्रेजेंट है, सब कुछ हमको जब पता चल जाएगा तो हम एक नई क्वेश्चन हमारे मन में आएगा कि हम उस पर रिसर्च करके हम और अच्छे से क्या कर सकते हैं कि मॉडिफाई कर सकते हैं जीन को, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है। अब आगे देखते हैं, दे कैन स्टडी ऑल द जीन इन जीनोम। ये इस तरीके से पूरा स्टडी कर लेंगे कितने जीन प्रेजेंट है जीनोम में। जीनोम का मतलब ये होता है कि डीएनए अपने सारे जीन के साथ है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि हम डीएनए पे सारे जीन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको सही से सीक्वेंस कर रहे हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है सब कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दी ट्रांसक्रिप्ट इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर एंड हाउ 10 of the 1000 of the gene and the protein work together in interconnected network or to orchestrate the chemistry of the life। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है ट्रांसक्रिप्शन कौन करेगा, देखिए कोडिंग नॉन कोडिंग कैसे डिफाइन होगा। डीएनए जो है बड़ा सा स्ट्रैंड है, सारी उसके डीएनए के पूरे स्ट्रैंड कभी भी ट्रांसक्रिप्शन पूरा नहीं करते हैं, ठीक है। जो बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन वो करते हैं जो क्या होता है कि क्रोमोसोम हाईली इस तरीके से क्वाइल्ड होंगे, फिर कहीं लूज, फिर ऐसे क्वाइल्ड, जैसे हमने पढ़ा था यूक्रोमैटिन में कि जो लूज वाले पार्ट होंगे यही ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, ये इधर हाईली क्वाइल्ड क्रोमोसोम है, ये वाले हेट्रो में तो पूरा क्वाइल्ड होते हैं, एकदम सुपर क्वाइल्ड होते हैं। आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो डार्क कलर के दिखेंगे और वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। लेकिन यूक्रोमैटिन वाले क्या होते हैं कि ये भी थोड़ा से होते हैं डार्क, बट कहीं कहीं इनका लूजली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। तो वही वाली जगह वही वाले जो जीन होते हैं बेचारे एक्टिव रहते हैं, मीन्स हम बोल सकते हैं यहीं से ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इसका मतलब जो एकदम सुपर क्वाइल्ड थे क्रोमोसोम के फॉर्म में, ये कैसे थे, नॉन कोडिंग थे, ये वाले कोडिंग थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जाके आगे प्रोटीन्स बनाएंगे। अगर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बना, आरएनए से क्या होगा, अमीनो एसिड्स आएंगे, फिर वही सारी प्रोटीन्स बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है,
ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पैराग्राफ था इसमें कुछ नहीं था, आपको कुछ याद नहीं करना, आपको मैं बता रही हूँ, आपको यहाँ पे पढ़ना है खूब अच्छे से, यहाँ देखना है, साथ में आपको ये जो ये वाला पूरा है इसको आपको लर्न रहना चाहिए, पूरा याद रहना चाहिए, हर एक चीज़, हर एक, ये डाटा है, एग्जाम में आ सकता है यहाँ से, लेकिन इसका कोई कुछ रोल नहीं है, इसमें यहाँ से कुछ नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन 99.9% ऑफ द बेस सीक्वेंस अमंग द ह्यूमन इज द सेम। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो 99.9 जो बेसिस प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस में सारी दुनिया में जितने लोग हैं सब में सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, 0.1% जीन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से दुनिया में हर लोग अलग अलग हैं। ठीक है, ट्विंस को छोड़ दो, इसके अलावा और लोग की बात मैं कर रही हूँ। अब देखते हैं, assuming the human genome as the 3 into 10 the power 9 base pair and how many bases sequence would be different, 0.1% का डिफरेंस आएगा, क्योंकि 99.9 क्या है, सब में सेम है। ठीक है, it is these differences in the sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance। सिर्फ 0.1% की डिफरेंस की वजह से जो दुनिया में लोग हैं एक दूसरे से क्या है, डिफरेंस है, मतलब इतने छोटे से सीक्वेंस, मतलब 0.1% डिफरेंस की वजह से 99.9 जो जितने भी बेस पेयर हैं सब सेम है सब में, लेकिन 0.1% क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया यहाँ पे जीन, जिसकी वजह से दुनिया में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, फिनोटिपिकली हम बाहर से ही देख सकते हैं। If one aim to find out the genetic difference between two individuals or among the individual of the population, sequencing the DNA every time would be daunting and expensive task। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि जो जेनेटिक डिफरेंस है दो इंडिविजुअल के बीच में निकालना या फिर किसी पॉपुलेशन में निकालना, ठीक है, जो पॉपुलेशन का मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें जहाँ पे ढेर सारे लोग प्रेजेंट हैं, उनके बीच में निकालना, तो हमको आना चाहिए कि किस तरीके से डीएनए में उनके जीन का सीक्वेंस है, तब हम उसको निकाल सकेंगे। ये भी क्या है, एक्सपेंसिव बोल सकते हैं टास्क है, बहुत ऐसा तो है नहीं कि एक दो जीन प्रेजेंट है, लगभग एक, अगर हम एवरेज बोल सकते हैं कि अगर हम एवरेज जीन की बात करें तो उसमें कितने हैं, 3000 बेसिस प्रेजेंट है, और ह्यूमन में तो कितना ज़्यादा जीनोम कितना बड़ा है, तो उसमें कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, इमेजिन द ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट 3 into 10 की पावर 6 बेस पेयर। ठीक है, आप यही सोच लीजिए कि दो सेट करेंगे, 3 into 10 की पावर 6 बेस पेयर प्रेजेंट है, इतना ज़्यादा प्रेजेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से हम दो इंडिविजुअल के बीच में सिमिलैरिटी और हम बोल सकते हैं डिफरेंस भी देख सकते हैं कि अगर, ठीक है, एक फादर है एक सन है, अगर हम उसको दूर से नहीं देख के बोल सकते, लेकिन अगर हम डीएनए उनकी सीक्वेंसिंग देखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ वो दोनों का यही रिलेशनशिप है। ठीक है, आगे देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। DNA fingerprinting involves the identify the difference in some specific region of DNA is known as the repetitive DNA because in these sequence small stretch of DNA is repeated many times। DNA fingerprinting में क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं जगह डिफरेंस, जहाँ पे DNA के कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे एक ही बेस पेयर बार बार रिपीट कर रहा, मान लीजिए यहाँ पे है ATCG, फिर ATCG, इस तरीके से बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, स्मॉल स्ट्रेच में डीएनए को, इसी को हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए, जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है उसे हम बोलेंगे रिपीटेटिव डीएनए। क्या रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन बेस रिपीट हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, डीएनए के स्ट्रैंड पे। ठीक है, दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोमिक डीएनए एज अ डिफरेंट पीक ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब हमको इसको कैसे निकालना है कि कौन सा रिपीटेटिव है कौन सा नॉन रिपीटेटिव है। डीएनए तो खूब बड़ा सा है, 2.2 मीटर लॉन्ग है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिपीटेटिव सीक्वेंस वाला है कौन सा नॉन रिपीटेटिव वाला है, हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट करेंगे। ठीक है, हम डेंसिटी को देखेंगे, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, जैसे हमने आगे पढ़ा था कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि हम उसको मिला के एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, जिसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी वो तो नीचे बैठ जाएगा बॉटम में, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वहाँ ऊपर आ जाएगा डीएनए। मतलब कि ये है कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन किससे करेंगे, सीजियम क्लोराइड की हेल्प से करेंगे, कि हम डीएनए को सीजियम क्लोराइड के अंदर डाल के खूब उसको घुमाएंगे। ठीक है, मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद क्या पता चलेगा, कुछ टाइम हम उसको शांति से रख देंगे, जब सब कुछ एकदम शांत हो जाएगा देखेंगे कुछ डीएनए का पार्ट जो है नीचे बैठा हुआ है, कुछ ऊपर है, मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे है और जिसकी डेंसिटी कम होगी ऊपर है। अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी हम उसको क्या बोलेंगे, बल्की डीएनए बोलेंगे, यही हमारा मेन डीएनए जो कोडिंग करेगा। लेकिन जो ऊपर वाले जिनकी डेंसिटी कम है ये कौन है, रेपिटेटिव डीएनए, हमको इसकी ज़रूरत है, इसी रेपिटेटिव डीएनए की हेल्प से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, द बल्क डीएनए फॉर्म अ मेजर
पीक। अगर हम पीक की बात करें, इस तरीके से ग्राफ बना दें, तो जो बड़ा वाला पीक कौन बनाएगा, मेजर पीक बनाएगा जो बल्क डीएनए है, जो बोल सकते हैं ये जो कोडिंग कर रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एंड द स्मॉलर पीक रिफर्स टू सैटेलाइट डीएनए। जो स्मॉलर पीक है यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए बनाएगा। सैटेलाइट डीएनए क्या है, रिपीटेटिव डीएनए का पार्ट है। मतलब कि जो बल्क डीएनए है यहाँ पे ये कोडिंग होगा, इनकी हमको ज़रूरत नहीं है। हमें तो रिपीटेटिव डीएनए चाहिए जिससे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सके। तो वो कहाँ पे आएगा, वो ऊपर आएगा। मीन्स जिसकी डेंसिटी कम थी वो कौन था, रेपिटेटिव डीएनए था सेंट्रीफिकेशन करने में। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी सेंट्रीफिकेशन करने में, वो कैसे थे, वो बोल सकते हैं हमारा मेन डीएनए था जो आगे चल के कोडिंग करेगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पीक के फॉर्म में देखेंगे तो जो बल्क डीएनए होगा, भारी डीएनए होगा, जो कहाँ हमको टेस्ट ट्यूब में देखने को कहाँ मिल रहा था, नीचे। नाम से लग रहा है बल्कि डीएनए है, भारी है, तो इसका पीक ज़्यादा है। और जो लाइट डीएनए है उसका पीक क्या है, कम है, वो सैटेलाइट डीएनए है। ये क्या कर रहा है, अपनी जो नाइट्रोजन बेस उसको बार बार रिपीट कर रहा है। डिपेंडिंग ऑन द बेसिस कंपोजिशन, थाइमिन और एडनिन का जहाँ ज़्यादा होंगे रिच, एंड द ग्वानिन और साइटोसिन rich, the length of the segment and the number of the repetitive sequence, the satellite DNA is classified into many categories such as the microsatellite, mini satellite, etc. ठीक है, अब जो हमने सेंट्रीफिकेशन किया था इसमें क्या डाला था, सोडियम क्लोराइड डाल के, इसमें डीएनए डाल के सब मिक्स कर दिया, शांति हो गई। इसके बाद देखा नीचे जो है बल्कि डीएनए प्रेजेंट है, जिसका पीक क्या आ रहा था, थोड़ा बड़ा आ रहा था, बिग आ रहा था, और इसका कोई काम नहीं है। हमको रिपीटेटिव डीएनए, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो इसका काम है प्रोटीन बनाना, ये बहुत अच्छा है, कोडिंग करेगा, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए इसका कोई काम नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो ऊपर जिनकी डेंसिटी कम है वो क्या करेंगे, उनमें क्या होगा, रिपीटेड होगा। मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये सैटेलाइट डीएनए है, इनका जो ग्राफ बनाएंगे इनका जो पीक होगा थोड़ा नीचे आएगा इस तरीके से। ठीक है, इनका थोड़ा नीचे आएगा। हम बोल सकते हैं कि जो बल्कि डीएनए है यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन रिच है, ठीक है, बल्कि डीएनए में, और एडनिन और थाइमिन रिच कहाँ पे है, जो हमारा सैटेलाइट डीएनए जो रिपीट कर रहा है। तो याद रखिएगा कि जो बल्कि डीएनए होगा वहाँ पे कौन सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे, कौन रिच होगा, यहाँ पे होंगे ग्वानिन और साइटोसिन होंगे। लेकिन जो ये तो मेजर पीक बना रहे, इनका काम नहीं है, ये कोडिंग करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। जो स्मॉल पीक होगा वो सैटेलाइट होगा, वहाँ पे एडनिन और थाइमिन ज़्यादा रहेंगे, रिपीटेटिव है, इसी से हम क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है कि जो सैटेलाइट डीएनए उसको क्लासीफाई किया गया है मिनी और माइक्रो सैटेलाइट में। आगे देखते हैं, These sequences normally do not code for any protein, but they form a large portion of the human genome. किसकी बात की जा रही है, जो सैटेलाइट डीएनए या फिर जो रिपीटेटिव डीएनए है, ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, 98% जगह परसेंट प्रेजेंट है, कहाँ, डीएनए सीक्वेंस पे। इनका कोई काम नहीं है प्रोटीन बनाना, बट इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। अब चलिए देखते हैं, दिस सीक्वेंसेस सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किसके बारे में सारी कहानी चल रही है, अब हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट हो गया तो हम रिपीटेटिव डीएनए के बारे में ही बात करेंगे, जो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, डीएनए में तो ये क्या करते हैं, ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो हाईली पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मतलब जो अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। ठीक, और इनका कहाँ इस्तेमाल होता है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बेसिस हैं। ठीक है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी का हमको देखना पड़ेगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकालना पड़ेगा, मिस हम बोल सकते हैं कि क्राइम वाला केस हो गया हो, या फिर हम बोल सकते हैं पेरेंट्स और बच्चे में। ठीक है, अगर फादर का देखना है और जो बच्चा है उसके में देखना है, तो हम उसी को पकड़ेंगे जो बार बार क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, जो डीएनए का जो सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहा है, हम अगर ज़्यादा रिपीट कर रहा है और मैच कर रहा है फादर और बच्चे में, तो इसका मतलब दोनों का रिलेशन यही है। तो इसका मतलब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बेसिस है किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेपिटेटिव डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज द ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो अ सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन। अगर हम डीएनए सीक्वेंस जो रिपीटेटिव सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट है, सारे टिश्यू सारे ऑर्गन में प्रेजेंट है। चाहे ब्लड का सैंपल निकाल लीजिए, हेयर फॉलिकल निकाल लीजिए, स्किन की अगर लेयर ऊपर से झड़ जाए उसमें भी वही प्रेजेंट है, बोन हड्डी मिल जाए उसमें प्रेजेंट है, सलाइवा थूक रहे हैं ना उसमें भी, उससे भी निकल जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, स्पर्म है उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हम बोल सकते हैं हमारे बॉडी से जितने फ्लूइड निकल रहे हैं, जितने हमारे बॉडी के सेल हैं, सब में क्या है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस सेम है। ठीक है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि खूनी कौन है, उसको भी पता लगा सकते हैं। दूसरा कि अगर बच्चा खो गया है, उसके माँ बाप को ढूंढा जा रहा है, या फिर माँ बाप अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उनका बच्चा है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाल ले लेंगे, हेयर फॉलिकल हो गया उसको ले लेंगे, ब्लड ले लेंगे, स्किन ले लेंगे, बोन ले लेंगे, सलाइवा ले लेंगे, स्पर्म
सारी जगह क्या है कि जो जो पॉलीमॉर्फिज्म है जो सेम रिपीट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो रिपीटेड डीएनए है सब में क्या होंगे, सेम होंगे। आगे देखते हैं, अब इसका एग्जांपल दिया गया है। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फॉर द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ द पैटर्निटी टेस्टिंग इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये इनहेरिट होता है पेरेंट्स से बच्चे में, मीन्स ऑफस्प्रिंग में आता है। इसका मतलब कि जो फादर में होगा, जो मदर में होगा, जो जो रेपिटेटिव डीएनए जो बार बार रिपीट करेंगे, कहीं ना कहीं वो स्पर्म और ओवम जब मिले होंगे, जाइगोट बना होगा, जब वो बच्चा आया होगा बन के, ठीक है, तो उसके में भी वही आ गया। इसी वजह से जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा दे, अगर पिता नहीं मान रहा कि उसका बच्चा है या बच्चा खो गया, जो भी कोई भी केस हो सकता है, तो उस केस में ये देखेंगे कि जो फादर होगा उसके जो जो रिपीटेटिव सीक्वेंस रिपीट कर रहे हैं वो बच्चे में भी रिपीट करेंगे। मदर वाला भी रहेगा, ऐसा नहीं है, बट हम फादर से मैच करेंगे तो कुछ तो मैच करेगा ही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि ये इनका ही बेटा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इन अ डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज एसेंशियल वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स इन अ सिंपल टर्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है डीएनए सीक्वेंस में, अगर हम जेनेटिक मैपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए डीएनए है, यहाँ पे ए जीन है, फिर बी जीन है, बीच में सी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और एज वेल एज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पॉलीमॉर्फिज्म शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कितनी बार जो नाइट्रोजन बेस है अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, कितनी बार, ठीक है, किस पे कर रहा है, जो डीएनए की स्टैंड है या डीएनए के जो सेगमेंट है उस पर कर रहा है। हम सिंपली इसको बोल सकते हैं, देखिए कि वेरिएशन आएगा जेनेटिक लेवल पे। अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। वेरिएशन इन जेनेटिक लेवल अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन। जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसकी वजह से वेरिएशन आता है जेनेटिक लेवल पे, और जिसकी वजह से, किसकी वजह से आता है, ये म्यूटेशन की वजह से आता है। मान लीजिए जो पेरेंट्स है, फादर, ठीक है, और ये मदर, इनके जो सीक्वेंस होंगे इस तरीके से होंगे। मान लीजिए इनके कुछ ऐसे, जो इनके बच्चा आएगा इनके पास तो दोनों सीक्वेंस होंगे ना, इस बच्चे के पास तो दोनों सीक्वेंस होंगे जो भी आएंगे। तो अगर इसका हम मैच कराएं मदर के साथ तो कुछ तो सीक्वेंस रिपीट करेंगे, मदर से मिलेंगे, तो इससे पता चलेगा कि इनका ही बेटा है। कुछ फादर से मैच करेंगे इनका, और जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये जेनेटिक लेवल पे काम करता है और उससे म्यूटेशन भी आता है। इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि माँ बाप से बच्चा क्या होता है, डिफरेंट पैदा होता है। मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। ए सेक्शन में क्या होगा, जैसी अमीबा दिखती थी उसने डिवीजन करके सेम वैसी अमीबा बना दी, सेम साइज की, सेम लुक की, सब क्लोन कर दी। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चे उनकी तरह एकदम रूबरू नहीं होते, कॉपी नहीं होते, थोड़ा डिफरेंस होते हैं। तो बस यही है। आगे देखते हैं। न्यू म्यूटेशन में अराइजेस इन द इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल और इन द जर्म सेल दैट जनरेट गैमेट इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अगर जो नया म्यूटेशन आ रहा पॉलीमॉर्फिज्म पे, वो सोमैटिक सेल में भी आ सकता है। सोमैटिक सेल का मतलब ये जो नॉर्मल सेल होंगे, जो मतलब गोनैड्स नहीं बनाते, मतलब कि हम बोल सकते हैं जो गैमेट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल। और जो बोल सकते हैं जो जर्म सेल होते हैं वो गैमेट्स बनाते हैं, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम बनाते हैं। तो उनमें भी क्या देखने को मिल सकता है, म्यूटेशन देखने को मिल सकता है, किसकी वजह से, पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। ठीक है, इफ अ germ cell mutation does not seriously impair the individual ability to have offspring who can transmit the mutation, it can spread to the other membrane of the population through the sexual reproduction। ठीक है, अगर जो जर्म सेल का म्यूटेशन पूरी तरीके से सीरियसली नहीं हो पाया है इंडिविजुअल में, उसके पास एबिलिटी नहीं है कि ऑफस्प्रिंग में वो ट्रांसमिट कर पाए वो म्यूटेशन से, तो ये स्प्रेड हो जाएगा जो अदर मेंबर होंगे पॉपुलेशन के, उनमें, किसके थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। आगे चलते हैं। एलिलिक को हमने पढ़ा था किसमें, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में। एलील क्या होते हैं, एलील मान लीजिए कि कोई जीन है, हाइट मान ली टॉल, तो ये एक एलील ये हो सकते हैं, ये जो हम बोलते हैं जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं जो जीन, जो पेयर बोल सकते हैं या फिर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन, इसे हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन one variant allele at a locus occur in the human population with the greater frequency, greater किससे, than the 0.01, then आपको म्यूटेशन देखने को मिलेगा। इन द सिंपल टर्म, इफ द हेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन द पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, इट रिफर्स एट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए क्या होता है कि जैसे हमने हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में देखा था कि एलील फ्रीक्वेंसी 1 कांस्टेंट है किसी पॉपुलेशन की, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस आ गया, मीन्स कि 1 से डिफर कर गया, बढ़ गया, कम हो गया फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होगा तो आगे एवोल्यूशन होगा, बहुत सारे रीजन थे। ठीक है, तो जो एलिलिक सीक्वेंस है ये ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें डिस्क्राइब किया जाता है। मीन्स डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यह है कि ऐसे डीएनए
जो क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं और एक दूसरे से डिफरेंस भी है। रिपीटिंग के साथ साथ एक दूसरे से उनके जीन क्या है, थोड़ा डिफरेंट भी है, जिसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से मैच नहीं करता है, उसका शक्ल मैच नहीं करता, उसका कुछ नहीं मैच करता है, ट्विंस को छोड़ के। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से क्या हो रहा है कि जो एलिलिक फ्रिक्वेंसी है वो 0.01 आ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो गया है किसमें, पॉपुलेशन में। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं कि सिंपल टर्म में कि ये इनहेरिटेबल म्यूटेशन है, जिसकी वजह से इस पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है हाई हो गई है, और ये इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दीज सीक्वेंस मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट इम्पैक्ट इन द इंड्यूसबल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है वेरिएशन की, जिस तरीके से वेरिएशन हो रहा है, किस में ऑब्जर्व किया गया है, नॉन कोडिंग डीएनए में। अब यहाँ पे नॉन कोडिंग का मतलब समझ में आया कि वेरिएशन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से जो वेरिएशन हो रहा है ये नॉन कोडिंग में हो रहा है, मतलब कि इनका कोई रोल नहीं है प्रोटीन बनाने में, इनका कोई काम नहीं है। देखिए, और ये इमीडिएट कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे किसी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे। इसकी वजह से अगर किसी में, मान लीजिए सपोज करिए किसी में सीक्वेंस चेंज है, मतलब कि हम बोल सकते हैं जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो हो रहा है, जो रिपीटेटेड डीएनए दूसरा है, किसी में दूसरा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उस पर इफेक्ट पड़े, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो रिपीटेटेड डीएनए है ना, इनका कोई काम ही नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, दिस म्यूटेशन keep on accumulating generation after generation and form one of the basis viability polymorphism। ये जो म्यूटेशन है किसकी वजह से आ रहा है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से जो म्यूटेशन आ रहा है, एक्यूमुलेट होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये ट्रांसमिट तो होता नहीं, क्योंकि प्रोटीन जब नहीं बना रहे तो किस तरीके से ट्रांसमिट होंगे दूसरे में, तो ये क्या होंगे कि इकट्ठा होते रहेंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे जनरेशन में, इस तरीके से वो इकट्ठा होते रहेंगे। और ये एक बेसिस है क्या, वायरेबिलिटी का, या बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन टू अ वेरी लार्ज स्केल चेंजेस। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की वैरायटीज देखने को मिलेंगी जो पॉलीमॉर्फिज्म है। जैसे मैंने बताया था कि आप 3 लोग को ले लीजिए ABC। ठीक है, इनमें क्या है, सब में सीक्वेंस सब कुछ सेम है। मान लीजिए इस तरीके से मैं ले रही हूँ, सारे सीक्वेंस क्या है, सेम है। यहाँ पे मान ले रही हूँ CT A, ले रही हूँ फिर से ACT ये वाले क्या है, सीक्वेंस डिफरेंट है। इसको क्या बोला जा रहा है, इसी को बोला जा रहा है कि एक सीक्वेंस बदलने की वजह से क्या हो रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान से क्या है, अलग है। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज के होने की वजह से यहाँ पे लार्ज स्केल का चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें सेम हैं, सारे जो बोल सकते हैं रिपीटेटिव डीएनए सब सीक्वेंस सेम है, लेकिन किसी किसी में एक एक क्या है जो नाइट्रोजन बेस है वो डिफरेंट है। इसी को बोलते हैं स्नैप्स बोलते हैं। कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लस हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एक न्यूक्लियोटाइड जो चेंज है ये डिफरेंट टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म को दिखाता है। जो डिफरेंट टाइप की जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये रेंज कहाँ से करते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज की वजह, जिसकी वजह से ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। For evolution and speciation, such polymorphism play an important role and you will be studying this in detail in higher classes। जो evolution होता है म्यूटेशन कराते हैं, और स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है कि एक ही स्पीसीज एक ही एरिया में एक सेम स्पीसीज बनी, उसे स्पेसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब म्यूटेशन होता है एक सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन हो जाए तो उसे स्पेसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये किसकी वजह से हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हो रहा है, जो एक इंपॉर्टेंट रोल बोल सकते हैं अदा करता है। इसको आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब शुरू हो रहा है यहाँ से कहानी। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज इनिशिएटेड डेवलप बाय द एल्जेक जैफ्री। इनको बोलते हैं फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्ल्ड में, संसार में। ठीक है, जो टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सबसे पहले कौन लाया था, लाए थे जैफ्री साहब लाए थे। ही यूज टू सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रूफ दैट सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इन्होंने सैटेलाइट डीएनए को इस्तेमाल किया। मान लीजिए क्रोमोसोम है जो ऊपर आएगा ना, ये सैटेलाइट डीएनए मीन्स इनके पास बोल सकते हैं ऐसे नाइट्रोजन बेस अपने आप को क्या करें, रिपीट करें, मीन्स रिपीटेटिव डीएनए यहाँ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनको हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिला। इट वॉज कॉल्ड दैट VNTR। VNTR का मतलब क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीटेड। हर इंसान के अंदर ये डिफरेंट है, किसी में 4 बार रिपीट हो रहा है, किसी में 100 बार रिपीट हो रहा है। ये 100 to 1000 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं और हर इंसान में डिफरेंट होते हैं। सीक्वेंस सेम रहेगा। मान लीजिए जो भी रिपीटेटिव डीएनए ACGT मान लीजिए मैंने 4 लिया तो ये सब में सेम होगा। किसी में 100 बार रिपीट हो रहा है, किसी में 4 बार रिपीट हो रहा है, किसी में 2 बार रिपीट हो रहा है। इसी को बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीटेड। ठीक है, ये मिनी सैटेलाइट का पार्ट है। ठीक है, मिनी सैटेलाइट में क्या होता है कि जो रिपीटेटेड डीएनए का पार्ट है मिनी सैटेलाइट, देखिए ये कैसे होता है।
जो रिपीटेटिव डीएनए होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक मिनी होता है, दूसरा होता है माइक्रो। मिनी में क्या होता है, वी एंड टी आर होते हैं, मीन्स वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीटेड, दोनों में रिपीट करेगा, मीन्स ए जी सी टी ए जी सी टी ए जी सी टी, इस तरीके से रिपीट करें तो रिपीट करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है माइक्रो में क्या होगा, ए जी सी, फिर बीच में कोई और आ जाएगा, फिर रिपीट करेगा, मतलब एक एक को छोड़ के अल्टरनेट फॉर्म में रिपीट करेगा। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीटेड, ठीक है। तो हम वी एन टी आर की बात कर रहे हैं तो हम मिनी सैटेलाइट की बात करेंगे। जो मिनी सैटेलाइट कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ये वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। द टेक्निक इज यूज्ड अर्लियर involve the southern blot hybridization using the radio label VNTR as a probe it included, ठीक है। ये टेक्निक इस्तेमाल की गई है पहले कहाँ पर, सर्दन ब्लॉटिंग में। सर्दन ब्लॉटिंग में देखते हैं किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन किया गया है, और यहाँ पे रेडियो एक्टिव VNTR एज अ प्रोब लिया गया। प्रोब को हम पहले बता देना चाहते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए, इसको क्या किया जाता है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ इसको जोड़ दिया जाता है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ। अब देखिए कौन कौन से स्टेप है। पहला, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम किसी की बॉडी से, ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन की बॉडी से हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। डाइजेशन ऑफ द डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस। हमको तो पता है कि डीएनए में कुछ कोडिंग है, नॉन कोडिंग है, कुछ रिपीट कर रहे हैं, कुछ नॉन रिपीटिव है, ठीक है। जो रिपीटेटिव वाले हमको उसकी ज़रूरत है क्योंकि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उसे कट करा लेंगे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इतने सारे इतने सारे फ्रेगमेंट बन गए हैं कि हमको जल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम क्या करेंगे, इन फ्रेगमेंट को डाल देंगे एग्रोस जेल के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डीएनए है इस पे नेगेटिव चार्ज है फॉस्फेट की वजह से, तो ये कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो हम साइज के हिसाब से, चार्ज के हिसाब से अपने फ्रेगमेंटेड डीएनए उसको चूज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफरिंग द ब्लॉटिंग ऑफ द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट टू अ सिंथेटिक मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, जब इसको निकाल लेंगे तो हम जानते हैं कि डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अल्कलाइन मीडियम देना पड़ेगा। यहाँ पे एक और स्टेप है कि यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम दे के हम क्या करेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएंगे, उसको एक स्ट्रैंड रहने देंगे, दो स्ट्रैंड नहीं, एक स्ट्रैंड रहने देंगे। अब इस एक जो स्ट्रैंड है, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अब हम इसको आइसोलेट करके निकालेंगे उस डीएनए को, फ्रेगमेंट को कहाँ रखेंगे, एक मेम्ब्रेन है, सिंथेटिक मेम्ब्रेन है, बनाया गया है, उसका नाम है नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलॉन पे लाके रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग अ लेबल VNTR प्रोब, यहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा। जो हमने सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए बनाया अब उसको कहाँ रखेंगे, बड़ा बाहर कोई एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन बनाया है जिसको बोलेंगे नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलॉन। अब इसी मेम्ब्रेन के ऊपर हम क्या कराएंगे, जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना के रखें उसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, किससे, यूज्ड VNTR प्रोब, ठीक है। एक ऐसा प्रोब लाएंगे जो क्या है, रेडियो एक्टिव है, और ये क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, किसके साथ, जो सिंगल स्टैंडर्ड हमने डीएनए बनाया वो प्रोब क्या करेगा, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। अब हम इसको डिटेक्शन करेंगे, देखेंगे, हम उस पर एक्सरे डालेंगे, जब हम एक्सरे डाल के विजुअलाइज करेंगे ना, इसी को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। तो हम डिटेक्शन करेंगे जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बन गया है, हमने सिंगल स्टैंडर्ड किया, जैसे VNTR प्रोब डालेंगे। प्रोब क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, उसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जोड़ दिया जाएगा। जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड हमने जो बनाया है डीएनए, उसको हमने नाइलॉन या फिर बोल सकते हैं नाइट्रोसेलुलोज के मेम्ब्रेन पे लाके रखा, और फिर हमने क्या किया, जो VNTR प्रोब है उसको बना के उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, फिर हम उसको देखेंगे, डिटेक्शन करेंगे, एक्सरे डालेंगे उसके ऊपर, और इसी मेथड को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। आसिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आगे दिया गया है, हम उसमें देखेंगे। अब देखते हैं, VNTR बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द सैटेलाइट, डीएनए रिफर्स टू एज मिनी सैटेलाइट। जो मैं बार बार चिल्ला के बोल रही हूँ कि जो VNTR है, VNTR का फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीटेड, मतलब यहाँ पे बार बार नाइट्रोजन बेस क्या करें, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। और रिपीटेटिव डीएनए दो टाइप के होते हैं, मिनी सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट। तो ये किसका पार्ट है, VNTR मिनी सैटेलाइट का पार्ट है, ठीक है। स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज टेंडमली इन अ मिनी कॉपी नंबर। जो स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का, उसमें कई बार यही नाइट्रोजन बेस जो है अपने आप को रिपीट किए हैं, उसके कई बार, उसके हम बोल सकते हैं वो टेंडमली क्या है, रिपीट, एक के बाद एक। जैसे मैंने एडनिन है, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, फिर एडनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यही बार 4 के सेट में बार रिपीट करेंगे, ठीक है। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम द क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन इंडिविजुअल। ये जो कॉपी नंबर है ये वेरी करता है क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम से दूसरे इंडिविजुअल, मतलब कि कैसे वेरी करेगा, रिपीटेटिव डीएनए तो सेम है सब में, किसी में 10 बार रिपीट किया है, ठीक है, किसी में 10 बार इसकी कॉपी बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कॉपी नंबर की बात किया है, एक इंडिविजुअल जैसे मैं हूँ, ठीक है, सपोज करिए मेरे में क्या है कि 4 बार ATCG ATCG
ATCG, ATCG 4 बार रिपीट कर रहा है, ठीक। कोई और दूसरा इंसान है जिसके में वो 20 बार रिपीट कर रहा है, तो जो उसका जो सेम है, नाइट्रोजनस बेस सेम है, रिपीटेटिव डीएनए सेम है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कॉपी नंबर जो हो रहा है वो वेरी कर रहा है क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इंडिविजुअल में, ठीक है। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ रिपीटेटेड सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जो ये नंबर है बार बार जो रिपीट करें नाइट्रोजन बेस, ये हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। एज अ रिजल्ट इन द साइज ऑफ VNTR वेरीज द साइज फ्रॉम 0.1 KB टू 20 KB। जो साइज है VNTR की, उसकी साइज जो होगी 0.1 KB से लेकर 20 KB तक, ये डाटा याद कर लेना है। Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives many band in a differing साइज, ठीक है। जब बाद में हाइब्रिडाइजेशन हो गया किसके साथ, VNTR के साथ, प्रोब जो बना है हमने, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना के रखा उसको हमने प्रोब के साथ मिला दिया, VNTR प्रोब के साथ, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बनी। हम उसको कहाँ देख रहे हैं, रेडियो ऑटोग्राफी कर रहे हैं, मतलब हम उस पर एक्सरे डाल रहे हैं, तो फिर हम वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं ढेर सारे डार्क कलर के बैंड, जिसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया है। आगे देखते हैं, इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विन। ये सब में क्या होते हैं, बोल सकते हैं डिफर करते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, ठीक है। लेकिन ये मोनोजाइगोटिक जो ट्विन्स हैं उनमें क्या होते हैं, उनके केस में नहीं होता, क्योंकि वो बाहर से देख के कॉपी लगती है, तो उनके लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। उनके हाथ के जो ये फिंगर है उसकी फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से देखा जाता है, क्योंकि उनके जितने सेल होंगे सब एक दूसरे से मिलते होंगे, तो इसमें फाइंड करना मुश्किल है। आगे देखते हैं, द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज बाय यूज ऑफ द PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। जो सेंसिटिविटी है इस टेक्निक की, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की PCR की मदद से और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। हम डीएनए को कहाँ से निकालें, एक सिंगल सेल से निकाल के हम, मेरा एक सेल, मेरा कोई एक बाल पा जाए, उससे मेरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाल सकता है, उसको पता चल जाएगा अगर वो दे, ठीक है। मतलब कि हम एक सेल से, किसी इंडिविजुअल के एक सेल से क्या होता है कि हम उसकी पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके सीक्वेंस है, कैसे क्या है, सब कुछ। In addition to the application in the forensic science, it much wider applications such as, जैसे देखिए किस में होगा, in determine the population and genetic diversity। इसके ज़्यादातर का इस्तेमाल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कहाँ होता है, फॉरेंसिक साइंस में, जहाँ पे क्रिमिनल हो गया या फिर कुछ ऐसे केस आ जाते हैं कि बच्चा खो गया है तो उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, मतलब बहुत सारी जगह पे हो सकता है। और ये पॉपुलेशन की जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ को भी बताता है कि कैसे एक इंसान 99.9% जीन सेम होने के बावजूद भी, जो नाइट्रोजन बेस है वो सेम होने के बावजूद भी 0.1% के डिफरेंस से कैसे एक इंसान दूसरे से अलग है, ठीक है। करेंटली मेनी डिफरेंट प्रोब आर यूज टू जनरेट द डीएनए फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। अभी इस समय करेंटली बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोब्स बनाए जाते हैं जिससे हम जनरेट कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स। एक बार इसमें देख लीजिए क्या क्या होता है। मान लीजिए मैं अपनी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रही हूँ, बहुत इजीली क्या किया जाएगा, मेरा पहले सेल निकाला जाएगा। मान लीजिए मैंने अपने बाल दे दिया, अब बाल से मेरे सेल निकाले जाएंगे, उसको आइसोलेट किया जाएगा। फिर अब क्या किया जाएगा, जब सेल निकल गया तो उसमें से डीएनए निकाला जाएगा। अब डीएनए में से क्या किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को लाके उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट कराए जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरा जो डीएनए है उसमें कोडिंग वाले भी होंगे, नॉन कोडिंग होंगे। बोल सकते हैं कि रिपीटेटिव डीएनए भी होगा, नॉन रिपीटेटिव डीएनए होगा। काम तो रिपीटेटिव डीएनए का है, तो उसको कौन अलग करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आगे कट कर देगा। छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो गए। अब इन फ्रैगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को रख देंगे। जैसा कि हम जानते हैं डीएनए पे क्या है, निगेटिवली चार्ज है फॉस्फेट की वजह से, तो ये कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव में निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। इसके साइज और चार्ज के अकॉर्डिंग हम इसको बाद में निकाल लेंगे। जो डीएनए जो मेरा है यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है, तो हम क्या करेंगे, अल्कलाइन मीडियम लाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा डीएनए, मेरा जो डीएनए है जो डबल स्टैंडर्ड है, वो उसके दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे, मतलब डीनेचर हो जाएगा, टूट जाएंगे। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर हम क्या करेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को निकाल के एक मेम्ब्रेन है जो सिंथेटिक मेम्ब्रेन है, जो नाइलॉन बोल सकते हैं या फिर नाइट्रोसेलुलोज है, इस पे लाके जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए बना है उसको अल्कलाइन मीडियम में डाल देंगे। तो अब जो डीएनए है डीनेचर हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। अब इस डीएनए को लाके कहाँ रखेंगे, जो बाहर सिंथेटिक मेम्ब्रेन है वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इसको नाइलॉन बोलते हैं या फिर नाइट्रोसेलुलोज बोलते हैं। फिर क्या करेंगे, VNTR प्रोब बनाएंगे, ठीक है। VNTR प्रोब बनाएंगे, जो मेरा सिंगल स्टैंड डीएनए मान लीजिए ATCG है, ठीक है। ये मेरा सिंगल स्टैंड डीएनए है जो कहाँ पे रखा गया है, नाइट्रोसेलुलोज पे रखा गया है, या फिर हम बोल सकते हैं नाइलॉन पे रखा गया है। जो VNTR प्रोब है वो कैसा होगा, बोल सकते हैं कि वो रेडियो एक्टिव होगा, उस पर हेलमेट लगा गया है। इसको फिर हाइब्रिडाइज कराएंगे। मान लीजिए VNTR प्रोब है तो ए के साथ क्या बनाएगा, थाइमिन को लाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन के साथ
एडेनिन लाएगा, साइटोसिन के साथ ग्वानिन लाएगा, और ग्वानिन के साथ किसको लाएगा, साइटोसिन। मतलब कि ये प्रोब जो होगा मेरे डीएनए के साथ, मेरे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ क्या बना लेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, जोड़ा बना लेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब हमको कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है कि नहीं। जो वीएनटीआर प्रोब मैंने दिया है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, इसने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे डिटेक्शन किया जाएगा। जो डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट है जिससे कॉम्प्लीमेंट्री बनाया गया है किसका, वीएनटीआर प्रोब का, इसको ऑटो रेडियोग्राफी किया जाएगा, मीन्स इसके ऊपर एक्सरे डाला जाएगा, फिर वहाँ पे देखा जाएगा कि हाँ ये हुआ है कि नहीं। और जब हम इस पर एक्सरे डालेंगे तो आपको डार्क डार्क कलर के बैंड देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया, किसके साथ, वीएनटीआर जो प्रोब दिया उसके साथ बना लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, इस डायग्राम में देखते हैं। जो ये डायग्राम दिया गया है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डायग्राम है। इसमें देखते हैं कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी मर्डर हो गई, हत्या हो गई है, 2 लोगों पे शक है। ठीक है, जो पुलिस है उसको 2 लोगों पे शक है। यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस का काम आ गया है। वो इंडिविजुअल ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं। जैसे शक है कि ये चाचा है या मामा मारा है, किसने मारा है इस भांजे को उनके, इस वो भी मार सकता है, ये भी मार सकता है प्रॉपर्टी के लिए। तो क्या किया गया कि मान लीजिए प्लेस है, कोई जगह है, यहाँ उस आदमी की हत्या हुई है, मर चुका है, पूरा उसका काम खत्म, दुनिया से बाहर आए। फॉरेंसिक साइंस वाले सब कुछ मेजर करते हुए देखें, अरे यहाँ पे किसी का बाल पड़ा हुआ है, बाल देख लिया, कोई यहाँ पे थूक दिया है, तुरंत आए, मतलब फ्रेशली आना है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन बाद जहाँ पे डेड बॉडी मिली वहाँ पहुँचे, तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। जो फ्रेशली वहाँ पे जाना है। ये मिला, अच्छा 2 लोगों का मिल गया, शक है इन दोनों पे, चलो मैं देखता हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मिला के। तो जैसे 2 इंडिविजुअल हैं, जैसे एक इंडिविजुअल ए है, दूसरा इंडिविजुअल बी वाला है। ठीक है, इनके पेरेंटल जो क्रोमोसोम है, और बोल सकते हैं जो पापा के क्रोमोसोम, और जो होता है मैटरनल, वो मदर के क्रोमोसोम यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 7 है और 2 है, और यहाँ पे 16 है। देखिए दोनों में क्या है, डिफरेंट है। ए वाला बी वाला, उनमें कोई रिलेशन नहीं है, ए और बी वाले में कोई रिलेशन नहीं है। ए बी में 2 अलग अलग लोग हैं। ठीक है, एक लड़का है, उसको मार दिया गया है, वो मर चुका है, उसके जहाँ डेड बॉडी रही होगी वहाँ पे किसी के बालों का फॉलिकल पाया गया है, कोई थूका था तो वहाँ से उसको, उसके सलाइवा को स्क्रैप किया, निकाल दिया गया है। ठीक है, अब वहाँ पे देखा गया कि जो पेरेंटल यहाँ पे हैं दोनों के अलग हैं, इसमें ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ये मदर वाला जो क्रोमोसोम है 7, इस पर अलग है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम 2 है लगभग सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग अलग है सब कुछ। फिर क्या किया गया, जहाँ पे वो सेल पाया गया, जो सेल जहाँ से उठाए हैं ये 2 लोगों का, वहाँ पे देखा, जिसके ऊपर डाउट है, अच्छा इसके ऊपर हो सकता है, चलो ठीक है, पहले वहाँ से जो सेल पाए हैं वो, चाहे वो बाल का या फिर बोल सकते सलाइवा का, किसी का, उन्होंने क्या किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाल लिया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाल लिया, उसके क्रोमोसोम नंबर 7 का, 2 का, 16 का निकाल लिया। 2 लोगों पे शक है। ये देखिए, ये जो सी है ना, ये डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे डेथ हुई है, जहाँ पे हत्या हुई, मर्डर हुई है, उसके आसपास जो भी सेल या जो भी डीएनए के कुछ भी फॉलिकल कुछ भी मिल गए हैं, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस मिल गया डीएनए का, उनका पहले फिंगरप्रिंटिंग निकाला गया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये कहाँ पे किया जा रहा है, इसको एम्पलीफाइड कर दिया गया है रिपीटेटिव सीक्वेंस को, कहाँ पे, जेल में, जेल एक्टिव फोर्सेस के अंदर। अब शक 2 लोगों पे है तो 2 लोगों को बुलाया जाएगा, उनकी टेस्टिंग हुई है, उनका बाल निकाल लिया गया। ठीक है, ए और बी को। तो ए वाला जो है यहाँ पे, इसमें ये वाला जो वहाँ से जो मिला है, उस जगह से जो मिला है उसका तो ये वाला है। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग है, बोल सकते जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इंडिविजुअल ए का है कि बी का है। अब ए और बी में कंफ्यूजन है कि किसने मारा है, कौन है कातिल। ठीक है, उसके ऊपर शक है, तो पहले से उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बना के रख ली है। अब 2 लोगों पे डाउट है कि किसने मारा होगा, ये है कि ये है, तो अब उन लोगों को अलग से बुला के उनका क्या किया जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए उस ये क्राइम सीन का है, जहाँ पे डेथ हुई है, जहाँ पे मर्डर हुआ है, वहाँ से उठाया गया है, उसका डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल दिया गया है। अब इंडिविजुअल ए है, उसके में देखा गया कि जो 11th वाले हैं इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन बी वाले में मिल गया। ठीक है, इसका कुछ अलग प्रेजेंट है, इसका कुछ अलग है। लगभग देखने को मिलेगा कि जो बी वाला होगा वो सी वाले से ज़्यादा मैच कर रहा है एज कम्पेयर टू ए। तो इसका मतलब है जो क्राइम सीन हुआ है, जहाँ पे मर्डर हुआ है, जहाँ से फॉलिकल उठाया गया, चाहे हेयर फॉलिकल चाहे सलाइवा, ठीक है, तो उनमें से क्या किया गया है कि उसका पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाल दिया गया है। फिर डाउट है कि इसने मारा है कि इसने मारा है, फिर उन दोनों इंसानों का अलग से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया गया है, जिसका क्राइम सीन वाले से ज़्यादा मैच कर रहा है। जो टेंडम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये वीएनटीआर है, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, इसको जब रिपीट कर रहे हैं, जब सी वाले से ज़्यादा बी वाला मैच कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये उसी इंसान का फॉलिकल था, हेयर फॉलिकल या सलाइवा था, जिसने मर्डर किया है। तो बी वाला क्या होगा, बोल सकते हैं किलर होगा। ठीक है, ये चैप्टर तो यहाँ तक ख़त्म हो गया है। चलिए एक बार समरी पढ़ लेते हैं।
समरी में देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड आर द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, ये लॉन्ग पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। डीएनए में तो सब कुछ सेम रहता है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है, ठीक है। While DNA store the genetic information, RNA mostly help in transfer and expression of the information। जो DNA होगा वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, लेकिन RNA थोड़ा सा चंचल बच्चा है, वो क्या करेगा, अपने इन्फॉर्मेशन को, मतलब ये RNA क्या करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना देगा और अपने एक्सप्रेशन, अपने कैरेक्टर को शो करेगा। लेकिन DNA को यही काम करना होगा, तो पहले से RNA बनाना होगा, फिर RNA से क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, तो फिर जाके अपने एक्सप्रेशन को शो कर पाएगा। Though DNA and RNA both function as a genetic material, but DNA being chemically and structurally more stable in better to the genetic material। ठीक है, DNA RNA दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में DNA ही जेनेटिक मटेरियल इसलिए है क्योंकि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है, किससे, RNA से। क्यों, क्योंकि इसमें जो राइबोस शुगर है उसके जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला, डीएनए की बात कर रही हूँ, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है। इसके अलावा एडेनिन के साथ जो बॉन्डिंग है, या बोल सकते हैं इसमें थायमिन प्रेजेंट है, सीधी सी बात है, थायमिन इसमें प्रेजेंट है। यूरेसिल कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए में, जो थोड़ा मोस्ट रिएक्टिव बना देता है, किसको बना देता है, आरएनए को, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बेकार है। आगे देखते हैं, However, RNA is the first to evolve and DNA was derived from RNA। इसका मतलब जो सबसे पहले कौन आया है, RNA है, और RNA से ही DNA बना है, ठीक है। DNA थोड़ा सा मोस्ट स्टेबल है केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों ही। द hallmark of the double stranded helical structure of DNA is the hydrogen bonding between the bases from the opposite strand। ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि जो हमारा DNA है डबल हेलिक मॉडल है, मीन्स 5' to 3', और भी एंटी पैरेलल होंगे, 3 to 5 होंगे, इस तरीके से, ठीक है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कॉम्प्लीमेंट्री के बीच में। अब देखते हैं, जैसे द रूल इज दैट द एडेनिन पेयर टू थायमिन थ्रू द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन विद साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसा कि रूल यही है डबल हेलिक्स मॉडल का, कि जैसे कि थायमिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन के साथ बनाएगा, मीन्स एडेनिन थायमिन में डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और साइटोसिन ग्वानिन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। मीन्स यहाँ पे देखिए, जो ग्वानिन है ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है साइटोसिन के साथ, मतलब कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया कि द डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, द प्रोसेस इज गाइड बाय द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो डीएनए है ये सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब कि जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है ये क्या कर सकते हैं, पेरेंटल टेम्पलेट की तरह काम कर सकते हैं, मीन्स अपने जैसे एक दूसरा नया डीएनए को सिंथेसिस कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि जब एक स्ट्रैंड है, मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, तो दूसरा वाला जो नया सिंथेसिस होगा नीचे से, तो यहाँ पे मान लीजिए 3 to 5' है, तो यहाँ पे जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा 5 to 3' जब बनाएगा, तो यहाँ पे एडेनिन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट बना लेगा, डबल बॉन्ड थायमिन के साथ, और थायमिन किसके साथ, एडेनिन के साथ, साइटोसिन यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, ग्वानिन के साथ, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगी दूसरे का, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है, इस सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर आरएनए इन मेनी सिंपलिस्टिक टर्म इज रिफर्स टू द जीन। जो सेगमेंट है डीएनए का जो क्या बना रहा है, आरएनए बना, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, हम इसको सिंपली जीन भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के टाइम ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एक्ट एज द टेम्पलेट टू डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम क्या होता है कि डीएनए से आरएनए में सेंट्रल डॉग्मा एक बार रिकॉल करा देती हूँ, अगर डीएनए है या फिर आरएनए है, ठीक है, आरएनए ये क्या करेंगे, अपना रेप्लिकेशन करके अपना नया बना लेंगे, ठीक है। डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से अगर प्रोटीन बन रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जो डीएनए है उसके पास डबल स्टैंडर्ड है, मतलब उसका हेलिकल स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रैंड है, लेकिन उसका एक ही स्ट्रैंड जो होगा डीएनए का वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा। जो 3' to 5' वाला स्ट्रैंड होगा किसका, डीएनए का, यही जाके क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा 5 to 3'। किसकी हेल्प से, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। डीएनए के पास 2 बोल सकते हैं 2 स्ट्रैंड है, लेकिन एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया, इन बैक्टीरिया द ट्रांसक्राइब्ड mRNA फंक्शन हेंस कैन डायरेक्टली टू बी ट्रांसलेटेड। जो बैक्टीरिया है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डायरेक्टली mRNA बना देता है, और जिसकी वजह से वो mRNA बनाएगा तो उसमें फंक्शनल है। यूकैरियोट्स का कुछ अलग केस होता है, ठीक है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है बैक्टीरिया में बात की जाती है तो यहाँ पे वो डायरेक्टली mRNA बना देता है, और mRNA डायरेक्टली जाकर ट्रांसलेशन कर लेगा, मीन्स प्रोटीन बना लेगा। अब देखते हैं यूकैरियोट्स में, द यूकैरियोट द जीन इज स्प्लिट। यूकैरियोट में जो जीन होती है स्प्लिट होती है, अब कैसे स्प्लिट होंगी, बीच बीच में कोई और आ जाएगा,
अब कौन आएगा देखिए, द कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन आर इंटरप्रेटेड बाय द नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रॉन। ठीक है, जो कोडिंग सीक्वेंस होंगे जो ट्रांसलेशन में हेल्प कराएंगे कौन है, एक्सॉन हेल्प कराएंगे। लेकिन ये किससे बाधा, कौन कौन बीच बीच में कौन इंटरफेयर कर दे रहा है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो इंट्रॉन है। मतलब कि जब ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में होगा, डीएनए से आरएनए जो बनेगा इसको हम बोलेंगे एचएनआरएनए। मतलब कि अभी पूरा तरीके से एमआरएनए नहीं बना, इसमें क्या होगा, स्प्लिट होगा जीन का। यहाँ एक्सॉन है, इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, मतलब बीच बीच में। हमें तो एक्सॉन की जरूरत है जो क्या करेगा, कोडिंग का काम करेगा, कोडिंग सीक्वेंस का काम करेगा। लेकिन इंट्रॉन बेकार है, ये नॉन कोडिंग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है कि द इंट्रॉन आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन आर ज्वाइंड टू प्रोड्यूस अ फंक्शनल आरएनए बाय स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, एक्सॉन को जोड़ा जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन जब होता है किसका, डीएनए का, वो तुरंत एमआरएनए नहीं बनाता है, एचएनआरएनए बनाता है। जो एचएनआरएनए होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम देखेंगे। इसमें यहाँ पे एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा, बीच बीच में एक्सॉन इंट्रॉन होगा। ठीक है, हमें तो एक्सॉन की जरूरत है जो कोडिंग वाले, इंट्रॉन बेकार है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 5 प्राइम पे कैपिंग की जाएगी किसकी, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। और 3rd प्राइम पे यहाँ पे बाद में 200 से 300 एडिलेट या बोल सकते हैं एडिनिलिक एसिड को जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे फिर जो इंट्रॉन होंगे धीरे धीरे स्प्लाइसिंग करते हुए रिमूव हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर जो इंट्रॉन के छोटे छोटे इस तरीके के फ्रेगमेंट हो जाएंगे, फिर इनको जोड़ दिया जाएगा, तो हमारा मेच्योर या बोल सकते हैं एमआरएनए बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। The messenger RNA contain the basis sequence that are read to the combination of 3 to make a triplet genetic code to code for the amino acid। ठीक, जो मैसेंजर आरएनए रहेगा वो क्या करेगा, उसके जो बेसिस होंगे 3 के फॉर्म होंगे, मीन्स ट्रिपलेट कोडान बनाएंगे जो आगे चल के अमीनो एसिड बनाएंगे। जैसे मैं एक एमआरएनए बना रही हूँ, ठीक है, इसके पास यूरेसिल यू 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 इस तरह से प्रेजेंट है, ए यू जी प्रेजेंट है। ठीक है, एमआरएनए में तो ये तीनों जो होंगे एक अलग अमीनो एसिड बनाएंगे, ये जो होंगे ये सीक्वेंस अलग अमीनो एसिड बनाएंगे, मीन्स ट्रिपलेट के फॉर्म में इनको कंसिडर किया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे लिखा गया जेनेटिक कोड इज रीड अगेन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बाय द टीआरएनए दैट एक्ट एज द एडॉप्टर मॉलिक्यूल। जो टीआरएनए है या फिर ट्रांसफर आरएनए जैसे ही देखेगा एमआरएनए के साथ, ठीक है, एमआरएनए को देखेगा, मान लीजिए 5 to 3 प्राइम है, तो ये थोड़ा सा इस टाइप का लूप जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ये इसका जो ये लूप है इसको बोलते हैं एंटी कोडान लूप। इस पे यू 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 इस तरीके से देख लिया मान लीजिए सीक्वेंस, तो इसका अपोजिट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बनाएगा। इसका अपोजिट कौन होगा, एडेनिन एडेनिन एडेनिन। ठीक है, जो इस अब ये जो यू 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 वाला जो इसके अमीनो एसिड बनेंगे इसको कहाँ पे जोड़ देगा, यहाँ पे जोड़ ले। जैसे कि फिनाइल बनता है तो इसका जो ये अमीनो एसिड है फिनाइलिन, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा, 3 प्राइम पे आके जुड़ जाएगा किस पे, टीआरएनए की। और इसी टीआरएनए को हम बोल सकते हैं ये बहुत सॉल्युबल है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए भी बोल सकते हैं। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। मीन्स कि यही जो है एमआरएनए को रीड करता है और वही रीड करने के बाद जो उसका एंटीकोडान लूप है, इस तरीके से एंटीकोडान जो लूप है उसी में क्या करता है, उसी एमआरएनए का जो सीक्वेंस है उसका अपोजिट वाले जो कोडान से यहाँ पे कोड करता है, और जो उसका 3rd प्राइम है जो भी यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है एमआरएनए के, उनके यहाँ पे अमीनो एसिड को जोड़ता हुआ चला जाएगा। और जैसे ही 2 टीआरएनए पास पास आ जाएंगे तो उनके बीच में थोड़ी सी एनर्जी लगेगी और वहाँ पे जो अमीनो एसिड बने हैं उनके बीच में क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, मीन्स पेप्टाइड चेन बनना स्टार्ट हो जाएगा ताकि प्रोटीन की फॉर्मेशन हो सके अमीनो एसिड से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है कि देयर आर स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर एवरी अमीनो एसिड। सभी अमीनो एसिड के लिए अलग अलग बोल सकते हैं टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। द टीआरएनए बाइंड टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड वन ऑफ द एंड एंड पेयर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द कोड ऑन द एमआरएनए थ्रू इट्स द एंटीकोडान। मतलब मैंने पहले बताया कि जो एमआरएनए है यहाँ पे 5 to 3 प्राइम है, यहाँ पे इस तरीके से लूप बना लिया। ठीक है, ये 5 हो गया, इसका 3, जो इसका ये एंटी लूप होगा इस पे जो भी कोडान लिखा होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया, और जो इसका 3 प्राइम होगा यहाँ पे जो इसके अकॉर्डिंग जो भी अमीनो एसिड बनेगा इसको यहाँ पे लाके जोड़ देगा। ठीक है, इसका यही काम है। आगे देखते हैं। The site of the translation protein synthesis is the ribosome which bind to mRNA and provide the platform for the joining of amino acid। जो ट्रांसलेशन का साइट कौन है, राइबोसोम है। राइबोसोम का जो छोटा वाला बोल सकते हैं, बड़ा वाला सब यूनिट था, छोटा वाला सब यूनिट था। इस तरीके से जो छोटा वाला सब यूनिट था यहीं पे क्या हो रहा था, टीआरएनए आके एंटीकोडान बना रहा था, और बड़े वाले सब यूनिट में क्या कर रहा था, अमीनो एसिड को जोड़ते हुए ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता हुआ प्रोटीन को बना दे रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा गया है, वन ऑफ द आरएनए एक्ट एज द कैटलिस्ट फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन विच इज एन एग्जांपल ऑफ आरएनए एंजाइम, जिसे राइबोजाइम कहते हैं। एक जो आरएनए होगा एक्ट करेगा किसकी तरह काम करे, एंजाइम की तरह। जो आरएनए है वो किस तरीके से काम करेगा, एंजाइम की तरह काम कर रहा है। जैसे 23 आरएनए किस में देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया फिर प्रोकैरियोट से बोल सकते हैं, और
8S RNA जो होगा एंजाइम की तरह काम करेगा यूकैरियोट्स में, ठीक है, उसका नाम है राइबोजाइम। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस दैट हैज इन्वॉल्व अराउंड द आरएनए इंडिकेटिंग दैट द लाइफ बिगेन अराउंड द आरएनए, ठीक है। जो ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सब कुछ किसके अराउंड हो रहा है, आरएनए के अराउंड। इसका मतलब कि सबसे पहले कौन आया होगा, आरएनए आया होगा, जिसकी वजह से ही आरएनए से डीएनए आया होगा, फिर ये लाइफ स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। सिंस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आर एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, देयर हैव टू टाइटली रेगुलेटेड। जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन में जो डीएनए से आरएनए बन रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में, और आरएनए जो बना है उसको अच्छे से कौन रेड कर रहा है, टीआरएनए अमीनो एसिड ट्रेस से बना रहा है, और उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। यहाँ पे मीन्स हम बोल सकते हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन जो हो रही है, ये दोनों ही क्या है, एनर्जेटिक प्रोसेस है, मीन्स थोड़े एटीपी लगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत टाइटली रेगुलेट की जाती हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इज द प्राइमरी स्टेप फॉर द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन में ही कोई चेंज कर दे तो ये पहला स्टेप होगा किसमें चेंज करने का, किसी जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करने का, ठीक है। यूकैरियोट्स में 4 जगह है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। दूसरा, जब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जब स्प्लाइसिंग होती है उस टाइम भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा, जब एमआरएनए पूरी तरीके से बन गया, जब वो न्यूक्लियस से कहाँ जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है साइटोप्लाज्म में, तब भी कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन वाले में कर सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में एक ही जगह कर सकते हैं जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने वाला है। 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने वाला रहता है वहीं पे जब आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है प्रमोटर के पास बाइंड करने, किसके साथ आ रहा है, सिग्मा फैक्टर के साथ आ रहा है कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करें। अगर वहीं पे प्रमोटर के पास कोई प्रोटीन लाके, मतलब जो एक्सेप्ट, इस पे नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन कोई प्रोटीन आती है जो वहाँ पे बाइंड कर जाती है, और बाइंड करने के बाद क्या करती है, आरएनए पॉलीमरेज ढूंढ नहीं पाता प्रमोटर को, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, जीन के सीक्वेंस को बदल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जीन को रेगुलेट करा सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में बस एक ही जगह होगा जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन वाला स्टेप होगा, वहीं पे होगा। आगे देखते हैं, इन बैक्टीरिया मोर देन 1 जीन इज अरेंज टुगेदर रेगुलेट इन अ यूनिट इज कॉल्ड ओपेरॉन। बैक्टीरिया में ढेर सारे सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं वो बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट कैसे पॉलीसिस्ट्रॉन होते हैं, जिनका सेगमेंट क्या करता है, प्रोटीन्स बनाते हैं, उसे हम ओपेरॉन भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल था लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन इज द प्रोटोटाइप ओपेरॉन इन द बैक्टीरिया विच कोड फॉर द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। जो लैक ओपेरॉन ऐसा ओपेरॉन था बैक्टीरिया में जो क्या करता था, लैक्टोज का ब्रेकडाउन कराता था, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराता था, किसकी हेल्प से, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की हेल्प से, ठीक है। जो उसका स्ट्रक्चर जीन था ZYA, जेड वाला क्या बनाते थे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो हाइड्रोलिसिस कराता था लैक्टोज को, किसमें, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। वाई जीन को बोल सकते हैं परमिएज, जो वो मतलब परमिबिलिटी प्रोवाइड करता था कि अगर ई कोलाई या कोई बैक्टीरिया ऐसी जगह प्रेजेंट है जहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है सराउंडिंग में, तो लैक्टोज को अंदर लेने के लिए मीन्स सेल की जो ई कोलाई का सेल है या फिर ई कोलाई की जो बॉडी, उसके अंदर परमिशन देता था, और ये ट्रांसलेशन बनाता था एंजाइम। The operon is regulated by the amount of the lactose in the medium where the bacteria are grown. ओपेरॉन तभी रेगुलेट अच्छे से करेगा जब जिस सराउंडिंग में जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई मान लीजिए बैक्टीरिया, वहाँ पे कौन होगा, लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ठीक है। Therefore, this regulation can also be viewed as the regulation of the enzyme synthesis by the substrate. और ये रेगुलेशन तभी होगा जब सबस्ट्रेट की तरह कौन सा काम कर रहा है, लैक्टोज, लैक्टोज इंड्यूसर की तरह भी काम कर रहा है और सबस्ट्रेट की तरह भी काम कर रहा है। जब सराउंडिंग में जहाँ पे ई कोलाई प्रेजेंट है, जहाँ पे ये प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट है, अगर वहाँ पे कौन प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो इसी सबस्ट्रेट को देखकर ही बैक्टीरिया बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगी ताकि जो लैक्टोज है उसका ब्रेकडाउन करा सके, हाइड्रोलाइसिस करा सकते, किसमें, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज मेगा प्रोजेक्ट दैट एम टू सीक्वेंस द एवरी बेसिस इन द ह्यूमन जीनोम। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था 13 साल में कंप्लीट हुआ, 1990 से स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ, ठीक है। 13 साल का जो प्रोजेक्ट था ये पूरा कंप्लीट हुआ, और ये मेगा प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा लगा, $9 बिलियन लग गए, और यहाँ पे इतना ज़्यादा जीन के बारे में सिक्वेंसिंग हुई कि 3300 बुक्स भर गए। हर किताब में 1000 पन्ने हैं और हर पन्ने पे 1000 लेटर है। इस वजह से ये क्या है, मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट हैज़ इल्ड मच न्यू इन्फॉर्मेशन। इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ, नई नई जगह देखा गया, ठीक है। जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक आया कि ढेर सारी जब इन्फॉर्मेशन आ गया किसके बारे में, ह्यूमन के जीनोम के बारे में, तो उसको कहीं तो स्टोर करके रखना है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड आ गया, ठीक है। मेनी न्यू एरिया एंड एवेन्यू हैव ओपन अप एज द सीक्वेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। नई एरिया आई, नई जगह आई, और बहुत सारी चीज़ें क्या हुई, चेंज हो गई। DNA fingerprinting is a technique to find out the variation in the individual of the population at the DNA level. जो DNA fingerprinting है, इसकी मदद से हम जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है उनके इंडिविजुअल के बीच में क्या देख सकते हैं, डिफरेंसेस देख सकते हैं, ठीक है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन द DNA सीक्वेंस, ठीक है। ये जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है इसका जो बोल सकते हैं प्रिंसिपल कौन है, पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि यहाँ पे रिपीटेटिव DNA अपने आप को क्या करे, बार बार रिपीट करे, जिसकी वजह से DNA के सीक्वेंस को पहचान लेंगे हम, और यही DNA फिंगरप्रिंटिंग का मेन बोल सकते बेसिस है।
इट हैज़ immense application in the field of the forensic science, genetic बायोडाइवर्सिटी एंड द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके एप्लीकेशन कहाँ पे है? फॉरेंसिक साइंस में। ठीक है, इसके अलावा जो हमको जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी देखनी है वहाँ पे भी है, और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है उसमें भी हम लोग देख सकते हैं। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं भी आपको किसी पैराग्राफ में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। साथ में ये भी कमेंट करिएगा कि मैं क्लास 11 का डायग्राम का वीडियो बनाऊँ या फिर क्लास 12 के एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू को साथ में सॉल्व कराऊँ। ठीक है, कहीं भी आपको डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं नई एनसीईआरटी को पढ़ा रही हूँ, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो अपने एनसीईआरटी से पढ़िए, नहीं है तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।